हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, यानी बैक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आज हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड है, चूज द कंपाउंड विच इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। यहाँ पे हमको बताना है कि जो यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड फिनॉल से ज़्यादा हमारा एसिडिक होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा एसिडिटी वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, यानी कितना माइनस इंडक्टिव इफेक्ट उसमें लग रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम के, और इसमें देखना पड़ता है कि वो उसमें कितना डायरेक्टली माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें आप ये देखते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, और उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी, और जो एसिडिटी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हो गया हमारा बेंजीन, नहीं हो गया हमारा फिनॉल, और उसके आर्थो पोजीशन पे अनोटो ग्रुप, तो ये हो गया हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे देखो, अनोटो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को इस अनोटो ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट कर रहा है, यानी और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, जो ये वाला हमारा कंपाउंड है ये फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये फिनॉल है उसकी एसिडिटी आर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, CH3CH2 क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो आर्थोमिथाइल फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हो गया हमारा बेंजीन, ये हो गया हमारा फिनॉल, और आर्थो आर्थोमिथाइल फिनॉल, यानी यहाँ पे भी जो OCH3 ग्रुप क्या कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को इसमें डोनेट कर रहा है। इससे क्या होगा, इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद लास्ट कंपाउंड है यहाँ पे आर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, यानी OCH3 ग्रुप। तो यहाँ पे OCH3 ग्रुप भी क्या है, हमारा रिंग में इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। उससे क्या होगा, उसकी एसिडिटी और डिक्रीज हो जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हेलोजेनेट एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे हमको एक अल्कीन दिया है, उसकी रिएक्शन यहाँ पे अजेक्स के साथ कर रहा है, और सेकंड स्टेप में यहाँ पे अजेक्स क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो जा रहे हैं। एक कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और दूसरे कार्बन पे हमारा हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी रिएक्शन है। देखो, जब अल्किल हैलाइड की रिएक्शन Na के साथ कर रहे हैं, यानी सोडियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो वहाँ पे हमको अल्किल आयोडाइड ऑब्टेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा हेलोजन, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा हेलोजन है, और यहाँ पे हमारा आयोडीन है। तो आयोडीन क्या कर रहा है, इस हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पे RX है, और यहाँ पे हमारा RI है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिंकल स्टैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? फिंकल स्टैंड रिएक्शन हम इस रिएक्शन को बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकल स्टैंड रिएक्शन। और ये तो हमारी हेलोजन एक्सचेंज वाली फर्स्ट रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम स्वार्जी रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम? स्वार्जी रिएक्शन। उसमें क्या होता है, देखो जब हम किसी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं, जैसे AgF2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको अल्किल फ्लोराइड ऑब्टेंड होता है। अल्किल हैलाइड
अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अल्किल हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्किल फ्लोराइड ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे जो स्वार्ज रिएक्शन है वो तो अल्किल फ्लोराइड को प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है उसका यूज हम अल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर इसका बी सही है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रिएक्शन देखो, जैसे यहाँ पे ROH अल्कोहल की रिएक्शन जैसे HCl के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे हमको RCl ऑब्टेन्ड हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे हमको वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो कंसनट्रेट HCl होता है और अनहाइड्रेट ZnCl2 होता है, इनको इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लूकास रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, लूकास रिएजेंट, जिसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो लूकास रिएजेंट के साथ इजीली टर्बिडिटी देता है और ये इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो 5 to 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी देता है, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो एट रूम टेम्परेचर पे कोई भी टर्बिडिटी नहीं देता है। जैसे हम टेम्परेचर को हाई करते हैं वहाँ पे हमको टर्बिडिटी मिलता है। ठीक, तो ये था हमारा लूकास रिएजेंट। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टोरिन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क, तो यहाँ पे हो रही हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप है वो क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है और साथ ही साथ प्लस हम इफेक्ट शो करता है। तो वो क्या करता है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है अर्थ और पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेकंड स्टेप में हमारा ब्रोमीनियम आयन, यहाँ पे ब्रोमीनियम इलेक्ट्रोफाइल आता है जो सीधे इसके अर्थ और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट ओपटेंड हो रहा है और यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट ओपटेंड हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कभी इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, क्योंकि इसमें एक तो बल्किनेस कम होती है और स्टेरिक हिंडेंस भी कम होती है। स्टेरिक हिंडेंस भी कम होगी तो रिपल्सन क्या होगा, इसमें कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो उससे क्या होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और आर्थो में देखो ये दोनों प्रोडक्ट साथ साथ हैं, इसमें क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस आएगा जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैंथेनाइड इज, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन हमारा +3। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड क्या है हमारा +3 है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन देखो फोर्थ क्वेश्चन, ए रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। सपोज ये कोई रिएक्शन है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, उससे हमको हमको यह पूछ रहा है कि जो नया रेट है वो कितना इफेक्ट होगा जब हम कंसनट्रेशन को कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे। सपोज ये हमारा ए है और यहाँ पे हमने क्या किया ए को हाफ कर दिया, ए का हाफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है कि उसका रेट कितना इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो तो R' इज इक्वल टू के और ए, इसको आप 1/2, ए हो गया हमारा के स्क्वायर और ए होगा हमारा 1/2। तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और यहाँ पे कितना हमारा प्रोपोर्शनल में 1/4। तो यहाँ पे देखो इतना पार्ट क्या हमारा, इतना पार्ट हमारा ये वाला R है इनिशियली R, तो R' इज इक्वल टू R और 1/4। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फाइनल रेट है वो कितना इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है हमारा 1/4 यानी 1/4। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में यहाँ पे 1/4, यानी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कितना कितना अफेक्ट हो रहा है 1/4, तो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे पूछता है कि अगर हम इसके कंसनट्रेशन को दुगना कर देते हैं, अगर हम इसके कंसनट्रेशन को दुगना कर देते हैं तो उसका रेट कितना अफेक्ट होता है, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4। तो ऑप्शन को तो फिर कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, फिर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हाफ बोल रहा है तो हाफ का मतलब 1/4 थी, उसका वैल्यू रिड्यूज होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए एक्स और वाई। जब उसके बाद कर रहा है जो एक्स है उसकी मोलर कंडक्टिविटी 25 टाइम इंक्रीज हो रही है और जो वाई है उसकी कंडक्टिविटी 1.5 टाइम इंक्रीज हो रही है। उसमें से हमको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पे देखो जिसकी वैल्यू कम होती है वही हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए
यूनिट बताना है। तो इसके लिए एक आपको रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मोल 1 माइनस एन, और लीटर, लीटर की पावर n-1 और पर सेकंड। यहाँ पे जब आप कितना पूछ रहा है, जीरो ऑर्डर, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे आप, जीरो। तो जैसे हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या यूनिट आएगी, मोल n-0 और लीटर 1 माइनस जीरो ना 0-1 और पर सेकंड। तो यहाँ से यूनिट क्या आ गई, यहाँ से यूनिट आ गई हमारी मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे पूछता है हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे होगा मोल 1 माइनस एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रखते हैं हम 1-1, और उसके बाद लीटर, लीटर में यहाँ पे क्या रखते हैं हम 1-1 और पर सेकंड। तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या आती, ये हो गया हमारा जीरो, जीरो की पावर, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये भी हमारा जीरो, जीरो की पावर 1, यानी यहाँ पे कौन सी यूनिट आ गई, यहाँ पे यूनिट आ गई हमारी पर सेकंड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको ये वाले फॉर्मूले को याद करना है, इससे आपके सभी ऑर्डर की यूनिट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, 3 कंपाउंड आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमको इनका डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप डोनेट कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस आई इफेक्ट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप सभी को ये वाले पॉइंट को नोट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, जो अनोटो ग्रुप है, अनोटो ग्रुप कैसा हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाती है। उसके बाद जो CH3 ग्रुप है वो क्या हमारा, वो प्लस ऑफ इफेक्ट शो करता है, यानी वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे बेसिसिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट कंपाउंड क्या हमारा न्यूट्रल कंपाउंड, यानी ओनली एनिलीन लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हुआ, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वो न्यूट्रल है। और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सबसे कम होगा, क्यों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इससे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट में कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरेज में शो बाई, यहाँ पे हमको कंपाउंड दिया है CO NH3 5Br, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे असो4, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे CO NH3 5 असो4Br। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और जो हमारा बाहर होता है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन। जब हमारा काउंटर आयन और जब हमारा काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच लिगेंड का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे हमारा आयनाइजेशन एक्सचेंज, वहाँ पे हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरेज में शो होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा Br है और यहाँ पे हमारा असो4 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, असो4 है, और यहाँ पे हमारा Br है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर आयन और इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आयन के बीच में हमारा क्या हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, आयनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। तो ये रिएक्शन हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, सपोज यहाँ पे हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ये है हमारा, जैसे हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं CH3MgI, उसके बाद यहाँ पे हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम सभी जानते हैं कि कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें ये कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और मेटल पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ से जो नेगेटिव, आपको क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है। तो ये CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, और
ये MgI यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑपरेंड होगा, 1 मिनट, कार्बन, ये हो गया कार्बन, उसके बाद यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH3 जो इसने अटैक किया, और उसके बाद इसमें हो गया हमारा MgI। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे क्या हमारे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम उसका करेंगे अब हाइड्रोलिसिस, हम इसका करेंगे अब हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और मेटल यानी मैग्नीशियम के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो मैग्नीशियम को देंगे हम OH और कार्बन को देंगे हम ना, ऑक्सीजन को देंगे हम CH ना H ग्रुप। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ओपन होगा CH3 CH2OH। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एथेनॉल। कौन से ऑप्शन में, एथेनॉल, एथेनॉल यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। एक है यहाँ पे एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल हमारा एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, यानी CH3 CH2 को बोलते हैं हम एथेनॉल। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है एक टेस्ट वाला, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। सबसे पहले हम यहाँ पे पेंटेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और एक और बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके सेकंड पोजीशन पर हमको O ग्रुप लगाना है, और इसके थर्ड कार्बन पे यहाँ पे हमको O ग्रुप लगाना है। तो हमको बताना है कि ये कौन से कार्बन से हमारे डिस्टिंग्विश होते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है उसका यूज हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक जो आइडोफॉर्म टेस्ट है उसके एक रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारा अल्डिहाइड और कीटोन है उसके पास एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारा 1 CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा टेस्ट हो गया इसका, इसका टेस्ट हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो गया। तो जैसे हम इस कंपाउंड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से हमको जो इतना कंपाउंड है इसका तो हमको यहाँ पे आइडोफॉर्म मिलेगा CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। और जो जितना रिमेन है वो उसका हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आइडोफॉर्म वाला टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाई। यहाँ पे हमको बताना है कि हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके द्वारा दी जाती है। तो जब हम किसी एमाइड की रिएक्शन, यहाँ पे जब हम किसी एमाइड की रिएक्शन, ये हमारे एमाइड, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया राइट आंसर, CH3 CH2 CO NH2, इसको बोलते हैं हम एमाइड। जैसे हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से क्या होगा, जो CO ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, वो CO ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से हमको ओनली कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 NH2। तो ये हो गया हमारा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसका यूज हम 1 डिग्री अमीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा थैलेमाइड, ये हमारा थैलेमाइड, इसका भी यूज हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो ये था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके द्वारा दी जाती है, वो दी जाती है हमारे एमाइड के द्वारा। एमाइड क्या होता है, जिस भी कार्बन में C डबल बॉन्ड हो, NH ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम एमाइड। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, उसमें हमको बताना है कि इसमें यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन है, रिएक्शन को रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जितने भी हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे देखो स्टेप फर्स्ट में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो हमारा H2O2 और एक हमारा I, तो यहाँ पे 2 हो गया। और स्टेप सेकंड में देखो इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें भी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, यानी यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूलरिटी है इसकी 2। तो 2 आ रहा है दोनों में, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज गिवन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है CO NH3 का होल, NH3 का होल 4 और H2O का होल ट्वाइस एंड Cl3। तो यहाँ से हमको सेंट्रल मेटल एटम यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो यहाँ पे देखो जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम X से लिखते हैं, और प्लस क्योंकि NH3 न्यूट्रल है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी न्यूट्रल होता है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है हमारा -1, टोटल कितने यहाँ पे 3। तो यहाँ पे x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे +3। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है
उसके बाद यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, एक गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कब इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे आपको याद करना है जब हम एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल पोटेंशियल को ज़्यादा कर देंगे एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक सेल के कंपेरिजन में, जब हम एक्सटर्नल सेल को, एक्सटर्नल पोटेंशियल को ज़्यादा कर देंगे यानी करंट को ज़्यादा कर देंगे, तो वहाँ पे जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे असर्शन और, यहाँ पे हमारे अब असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे 15 से 18 तक क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजन वाले होते हैं। यानी यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट ए वाला होता है उसमें बताना पड़ता है कि जो असर्शन है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। और सेकंड ऑप्शन होता है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन होता है इसमें असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन होता है इसमें असर्शन तो फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो यहाँ पे हमको इनको सेलेक्ट करना होता है। तो आइए यहाँ पे इनको स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं, कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है OH, और यहाँ पे भी होगा NO2, और यहाँ पे भी NO2, और यहाँ पे भी NO2। तो यहाँ पे लिखा है फिनॉल गिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। तो इसका ये वाला ऑप्शन तो सही है, यानी असर्शन क्या है यहाँ पे हमारा सही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में कह रहा है जो OH ग्रुप है फिनॉल में वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये रीजन क्या हमारा गलत है। क्यों, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो क्या करता है रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उससे क्या होगा, उसके आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज होती है, यानी इसको हम बोलते हैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। जो हमारा OH ग्रुप कैसा है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी असर्शन तो इसका सही है और रीजन क्या है इसका गलत है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रा रोटेटरी। ग्लूकोज कैसा होता है हमारा डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जो ग्लूकोज में हम सिंबल डी लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है उसके डेक्स्ट्रा रोटेटरी नेचर को। ये हमारा ऑप्शन क्या हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज है वो रिप्रेजेंट, जो यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा हो गया, असर्शन तो इसका सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, तो जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो जितने भी, तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी सभी के, चाहे जिंक हो, कैडमियम हो, मरकरी हो, सभी के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। तो ये असर तो हमारा इसका सही है। और रीजन क्या है इसमें, जिंक कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट इन और इन एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे सही कर रहा है, रीजन भी इसका क्या हमारा सही है। क्यों, यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि जितने भी हमारे इनके डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें पार्शियली डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, यानी कम्प्लीटली डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन ये हमारा सही हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, यहाँ पे पूछ रहा है बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट है, ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है, और N2+X है, ये हो गया हमारा बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट है। इज स्टेबल एंड कैन बी इजीली स्टोर्ड है, ये हमारा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये बॉन्ड क्या होता है हमारा इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारा स्टेबल नहीं होता है, यानी इसका जो असर्शन है वो तो हमारा गलत है। उसके बाद रीजन कह रहा है इसका बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड कैन डिकम्पोज इजीली। तो हाँ, ये रीजन क्या है इसका सही है। क्यों, क्योंकि जो बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड होता है ये हमारा, जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको रीजन क्या हमारा सही है। तो इसका असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कंपार्टमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।